नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ मी अनूप गोदियाल फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह के टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। साथ साथ में आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि स्लाइड के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हर्बल पार्क की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन हैं रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या चंपावत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज चमोली। अभी रिसेंटली भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद हर्बल पार्क की स्थापना उत्तराखंड के चमोली जिले में, जो भारत और चाइना सीमा के पास माणा जो जगह पड़ती है या माणा गांव पड़ता है, यहाँ पर लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख पॉइंट्स हैं, इस ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। माणा गांव में लगभग 3 एकड़ के इस क्षेत्र में ये पार्क जो है विकसित किया जाएगा और इसको जो है माणा वन पंचायत के द्वारा जमीन दी गई है। इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा विकसित किया गया है। वहीं इस केंद्र की जो क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है, यानी कि जिसे CAMPA कहते हैं, इसके तहत इसे 3 वर्षीय अवधि में जो है विकसित किया जाएगा, यानी कि 3 वर्ष के भीतर भीतर इसे विकसित कर दिया जाएगा। इस पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों की लगभग 40 प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कई प्रजातियां जिसको IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के जो है रेड डेटा लिस्ट में, यानी कि जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, इस रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, जिसको लुप्त प्राय और खतरे के जो है सूची में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल की गई हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में धरोहर गोद ले परियोजना के तहत उत्तराखंड के किस मंदिर को इसमें शामिल किया गया है? देखो, धरोहर गोद ले परियोजना जो है, इसके तहत उत्तराखंड के अभी हाल ही में नारायण कोटि मंदिर जो है इसको शामिल किया गया है। तो इसको जान लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर को केंद्र की धरोहर गोद ले परियोजना, यानी कि जो हेरिटेज एडॉप्ट जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके तहत शामिल किया गया है। इस परियोजना को 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था और ये जो है पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा सम्मिलित रूप से शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि देश में स्थित जितने भी विरासत, प्राकृतिक, पर्यटक स्थल आदि हैं, इनसे संबंधित जो पर्यटन की सुविधाएं हैं, इनका विकास करना है। इस स्मारकों का चयन पर्यटकों की संख्या और दृश्यता के आधार पर किया जाता है और इसे 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए निजी या फिर सार्वजनिक, यानी कि प्राइवेट या फिर पब्लिक क्षेत्र की जो कंपनियां होंगी या जो व्यक्ति होंगे, उनके द्वारा अपनाया जा सकता है, जिन्हें स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। वहीं नारायण कोटि मंदिर की बात करें दोस्तों, तो यह मंदिर गुप्त काशी से लगभग 2 किलोमीटर दूर, यानी कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग जो है यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और इसका निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी में किया गया था। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 9 ग्रहों के मंदिर एक समूह में स्थित हैं, यानी कि जो 9 ग्रहों का प्रतीक है वो इस मंदिर में संदर्भित होता है। नारायण कोटि मंदिर का अभिकरण SLR फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो मंदिर में पेयजल, पार्किंग, पथ प्रकाश हेतु जो लैंप होता है, कूड़ा निस्तारण आदि जो समस्याएं हैं, इनका निवारण करने के लिए इसका जो है यहाँ पर देखरेख करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा काजिंद 21 संयुक्त प्रशिक्षण अभियान किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है किर्गिस्तान और भारत, कजाकिस्तान और भारत, कंबोडिया और भारत या अफगानिस्तान और भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज कजाकिस्तान। वहीं काजिंद 21 की बात करें दोस्तों, तो काजिंद 21 भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण
अभी 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक जो कजाकिस्तान का जो प्रशिक्षण नोड है आइसा बीबी कजाकिस्तान, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और कजाकिस्तान सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण प्रदेशों को काउंटर एजेंसीज को इंसर्जेंसीज को और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को आदि जो है इसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में चर्चा में रहा वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों असम। अभी हाल ही में जो वांचुआ महोत्सव है इसको असम में जो तिवा आदिवासी हैं इनके द्वारा अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और तिवा को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। ये असम और मेघालय राज्यों में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। इन्हें असम राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और साथ साथ में इनका जो कल्टीवेशन है वो झूम खेती पर आधारित होता है और वांचुआ जो है इस जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है। वहीं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 20 से 25 अगस्त 2021, 22 से 26 अगस्त 2021, 23 से 27 अगस्त 2021 या 23 से 25 अगस्त 2021। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 23 से 27 अगस्त 2021। इसकी व्याख्या की बात करें तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया है। वहीं उसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सूरत नगर निगम भारत का एकमात्र ऐसा नागरिक निकाय था जिसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज विषय पर चैनल चर्चा में आमंत्रित किया गया था। वहीं सूरत नगर निगम आयुक्त बंश निधि पानी के अनुसार 2030 तक शहर उपचार के बाद 100% सीवेज पानी का पुनः उपयोग करने वाला शहर बन जाएगा। और साथ में स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2021 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, यानी कि विश्व जल सप्ताह बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर की थीम के रूप में इसको आयोजित किया गया है। विश्व जल सप्ताह जो है एक मुख्य वार्षिक कार्यक्रम है जो कि वैश्विक जल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1991 से हुई थी। पहली बार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा इसे 1991 में मनाया गया था। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम को लगभग 135 देशों के लगभग 4000 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। विश्व जल सप्ताह के तहत खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा, कृषि, जैव विविधता, जलवायु संकट तक पानी से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा कई सत्रों का आयोजन किया गया था। इसमें स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार नामक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह भी किया गया था। वाटर शहर सूरत शहर को हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाटर प्रमाणीकरण से सम्मानित भी किया गया था और सूरत गुजरात का ऐसा पहला शहर था जिसे इसकी पहचान मिली हो। ये अपशिष्ट जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के क्षेत्र में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की गई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी के द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना को शुरू किया गया है। इस फ्लेक्सिबलाइजेशन स्कीम के तहत स्थापित होने वाली यह पहली सौर परियोजना है, यानी कि सोलर प्रोजेक्ट है। इस योजना को 2018 में भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था। एनटीपीसी सिमहाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड सिस्टम स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। वहीं फ्लोटर सोलर पीवी प्रोजेक्ट के बारे में एनटीपीसी का फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन सिमहाद्री जलाशय की सतह से 75 एकड़ को कवर भी ये करता है। वहीं बात करें दोस्तों, तो ये जो स्कीम है यह लगभग 7000 घरों में
रोशनी के लिए 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल से बिजली उत्पादन करने का भी दावा कर रही है और इस परियोजना से सालाना लगभग 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और 1364 मिलियन लीटर पानी की भी बचत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि एक वर्ष में लगभग 6,700 घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अभी अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कृषि व सिंचाई नई तकनीकों से जुड़े। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, दैट इज 1 and 2 बोथ। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने ये कहा है कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वहीं कृषि व समृद्ध उत्पादों में हमारा देश जो है नंबर 1 या फिर नंबर 2 पर अभी मौजूद है। हमारे किसानों व वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकें और लगभग सभी हिस्सों में नंबर 1 हम लोग हो सकते हैं। इस आयोजन के तहत जो है इसका आयोजन करवाया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा इसको बनाया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने यह भी कहा है कि सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुपोषण की समस्या को हल करने का संकल्प लिया है और साथ ही इस दिशा में अनेक नए प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। चौधरी ने साथ साथ में ये भी कहा है कि वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय हो जाता है। वहीं ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि ICAR द्वारा अधिकाधिक किसानों के बीच कृषि संबंधित उपलब्धियों को महोत्सव के दौरान बताया जाएगा और उन्हें लाभान्वित किया जाएगा, जिसके तहत जो है इसकी रूपरेखा बताने का काम किया है ICAR के उप महानिदेशक हैं डॉक्टर AK सिंह। इन्होंने कार्यक्रम का जो ड्राफ्ट है रूपरेखा उसको साझा किया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक यानी कि 11वां जो एडिशन था इसकी वर्चुअल बैठक जो है इसको संपन्न किया गया है, जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी विषय पर अपने विचार जो है साझा किए थे। ब्रिक्स महत्वपूर्ण समूह है जो कि दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है और लगभग दुनिया की 41% आबादी जो है ये जो है ब्रिक्स नेशन में ही मौजूद है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें 24% और विश्व व्यापार में लगभग 16% से अधिक योगदान करते हैं ब्रिक्स देश। इस अवसर पर तोमर ने यह भी कहा है कि ब्रिक्स देश भुखमरी व गरीबी मिटाने के लिए वर्ष 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य हैं यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके उद्देश्यों को पूरा करने की भरपूर कोशिशें कर रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाकर व किसानों की आय में वृद्धि करके आय असमानता व खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को दूर भी किया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो तोमर ने यह भी बताया है कि भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। शुरुआत में वर्ष 2001 में जब इसे अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के द्वारा दिया गया था तो इसमें ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना ही शामिल थे, इसीलिए इसे उस समय ब्रिक कहा जाता था। किंतु कालांतर में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था, जिसके बाद 2010 से ये ब्रिक्स कहलाया जाने लगा। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2006 में हुई थी, जिसमें जो संस्थापक देश थे उनमें शामिल थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना।
वहीं ब्रिक्स के पहले बैठक की बात करें तो 2009 में रूस में जो येकतेरिनबर्ग नामक जगह है यहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई थी। और मार्च 2011 की बैठक में साउथ अफ्रीका पहली बार जो है इस बैठक में प्रतिभाग किया था, जो बैठक हुई थी सान्या, जो कि चाइना में सिचुएटेड है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो हाल ही में चर्चा में रहा मेगा ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? चीन, नेपाल, मालदीव या भूटान? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मालदीव्स। ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय परामर्श का एक परिणाम है। हाल ही में भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में इस परियोजना के हेतु अनुबंध पर जो है सिग्नेचर कर दिए हैं। और इस परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माहे को उसके पड़ोसी 3 जो द्वीप हैं यानी कि विलिंगली, गुलहिफाकू और साथ साथ में जो है थिलाफूसी जो हैं, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत लगभग 6.74 किलोमीटर लंबे पुल या सेतु का निर्माण किया जाएगा। और इससे पहले भारत ने दिसंबर 2018 में मालदीव के लिए लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी घोषणा की थी। अब अगर सवाल ये है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का एक ऋण है जिसे सॉफ्ट लोन कहते हैं, जो कि विकासशील या गरीब देशों को काफ़ी कम ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है। वहीं आज के अंतिम प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है महेश कुमार जैन, श्री एम राजेश्वर राव, अजय कुमार या श्री टी रविशंकर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, दैट इज अजय कुमार। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है इसको घोषणा करी है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक जो है प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन उसको जो है बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आज अगर आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो मुंबई में स्थापित है। प्रारंभ में देखा जाए तो ये जो बैंक था वो प्राइवेट बैंक था, निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन जब 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था या राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, तो उसी समय इसे जो है भारत सरकार के बैंक के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करता है और साथ साथ में प्रारक्षित भी करता है। वहीं इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य बस ये है कि जो मार्केट है इस मार्केट में मूल्य स्थिरता बनी रहे, लिक्विडिटी का जो है वहाँ पर अभाव हो। वहीं इसके केंद्रीय बोर्ड की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा देखा जाता है और भारत सरकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है, जिसका नियुक्ति का कार्यकाल लगभग 4 साल होता है। और इसके गठन की बात करें तो इसमें एक सरकारी जो है निदेशक पूर्ण जो है गवर्नर होता है और 4 जो है इसमें उप गवर्नर शामिल होते हैं। गैर सरकारी निदेशकों की बात करें तो सरकार के द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक इसमें शामिल होते हैं और 2 सरकारी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा भी अन्य 4 निदेशक जो होते हैं वो अलग अलग स्थानीय बोर्डों से यहाँ पर आते हैं और हर जगह से जो एक सदस्य इसमें शामिल किया जाता है। वहीं इसके स्थानीय बोर्ड की बात करें तो देश के 4 क्षेत्रों यानी कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक जो है मेंबर इसमें शामिल होते हैं। इन सदस्यों में जो है 5 सदस्य शामिल हैं और इनका कार्यकाल भी 4 वर्ष के लिए होता है और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो अब अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अभ्यास प्रश्न की। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय ब्राजील में है। ब्रिक्स का 4था शिखर सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली यानी कि भारत में आयोजित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 3 या 1, 2 और 3? तो आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक्स, नए करंट अफेयर टॉपिक की वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीकली करंट अफेयर सीरीज़ जो है ये समझ में आ रही होगी और अगर आपको वीडियो समझ में आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।